बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फिजिक्स क्लास 10 का लेक्चर नंबर 10 हम स्टडी करने लगे हैं, जिसका टॉपिक है रिपल टैंक। लेक्चर नंबर 9 के अंदर भी हमने रिपल टैंक को ही स्टार्ट किया, वही स्टडी कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करने लगे हैं लेक्चर नंबर 10 के अंदर। लेक्चर नंबर 9 के अंदर आप लोगों ने सिर्फ ये देखा कि रिपल टैंक होता क्या है, उससे हम कैसे वेव्स वाटर की सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फिर उसकी मदद से जब हम वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उनको स्टडी करने लगते हैं, तो उसके लिए हमने सबसे पहला फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को यहां पर स्टडी कर लिया था इससे पिछले लेक्चर में। अब हम जो मजीद दो फिनोमिनाज हैं, जिसमें एक रिफ्रैक्शन है और दूसरा डाइफ्रैक्शन है, उसको हम बारी बारी स्टडी करते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की। अब वेव्स की रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें रिपल टैंक के अंदर दो मीडियम्स जनरेट करना पड़ते हैं। यानी है वही रिपल टैंक, वही रेक्टेंगुलर ट्रे है, उसके अंदर वेव्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पानी के अंदर, लेकिन पानी जो है, वाटर जो उसके अंदर हमने प्लेस किया हुआ है उसी रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर, उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। यानी उसी रेक्टेंगुलर ट्रे के हमने दो अलग अलग पोर्शंस बना लेने हैं। वो अलग पोर्शंस हम कैसे बनाते हैं, देखिए हम उसी रिपल टैंक के अंदर दो पोर्शंस डेवलप करने लगे हैं। कैसे भला, मैं इसको जरा यहां पर दोबारा से ड्रॉ करता हूं। वर्टिकली मैंने ये रिपल टैंक का जो ट्रे है उसको ड्रॉ किया है, जिसके मैं दो पोर्शंस बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा, ये मेरे पास वो ट्रे है, उस ट्रे के मैंने दो पोर्शंस बना लेने हैं। ये मेरा सेंटर है इस ट्रे का, जो इसको डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में। सिंपली हमने इस रेक्टेंगुलर ट्रे को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब दो हिस्सों में डिवाइड करने का मकसद क्या है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर हम एक लकड़ी का जो ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, उसको हम रख देते हैं। जब लकड़ी का एक ब्लॉक इस पोर्शन के अंदर हम पानी के अंदर डिप करके नीचे इसके बॉटम पे रख देंगे, तो यहां पर जो पानी होगा उसकी गहराई, उसकी डेप्थ कम होगी, जबकि इधर हमारा जो वाटर होगा वो ज्यादा गहराई वाला होगा, डीप वाटर होगा। मींस हमारे दो रीजन्स बन गए, एक ये हो गया शैलो वाटर, कम गहरा पानी, और ये वाला पोर्शन जो है ये बन गया डीप वाटर, ज्यादा गहरा पानी। दो हमने पोर्शंस इसके बना लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, वेव्स प्रोड्यूस करते हैं एक वाइब्रेटर की मदद से। ये हमारा है वो वाइब्रेटर, जिसकी मदद से हम वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और उन वेव्स के वेव फ्रंट्स को हम यहां पर करेंगे शो। वेव फ्रंट्स कैसे भला, ये मैं वेव फ्रंट्स बना रहा हूं। जो वेव्स इस वाइब्रेटर की मदद से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके वेव फ्रंट्स को यहां पर मैं शो कर रहा हूं। ये वेव्स के वेव फ्रंट्स हैं, जिनको मैं लाइंस की मदद से ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने थ्रू आउट दिस टैंक, मैंने इस पूरे टैंक के अंदर जो वाटर वेव्स के वेव फ्रंट्स हैं उनको मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब आप लोग इन वेव फ्रंट्स को जरा गौर से देखिएगा। जब आप लोग बात कर रहे हैं इस डीप वाटर के अंदर, तो इन वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कह रहे हैं। जैसे ही ये वेव्स इस डीप वाटर से शैलो वाटर में दाखिल हो रही हैं, तो वही वेवलेंथ हमारी डिक्रीज हो रही है, आप लोग देख रहे हैं। और आप लोग ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हमारे वेव फ्रंट्स इस डीप वाटर से शैलो वाटर के अंदर दाखिल होते हैं, तो उनकी जो स्पीड है वो कम होती चली जाती है, और वेवलेंथ भी शॉर्टर होती चली जाती है। और अगर हम इसके लिए ये वाली वेव इक्वेशन यूज करें, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वाला जो पोर्शन है इसमें स्लो स्पीड, जबकि इसके अंदर हाई स्पीड। वाटर वेव्स की जो स्पीड है यहां ज्यादा है, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में कम स्पीड है। जैसे ही वेव्स
डीप वाटर से शैलो वाटर के रीजन में एंटर होती हैं, दो रीजन्स हमने डिवाइड किए हुए हैं, तो क्या होता है, उनकी स्पीड कम होती चली जाती है और स्पीड के साथ उनकी वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, शॉर्ट। आप लोग देख रहे हैं यहां वेवलेंथ ज्यादा है, जहां जाके वेवलेंथ कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट होता है। जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे ही आप लोगों की वेव्स इस डीप वाटर से शैलो वाटर में दाखिल होती हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ चेंज होने वाली चीजें कौन सी हैं, स्पीड और वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी पे क्यों कोई इफेक्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी उतनी ही वेव्स की होगी जितनी इस वेव्स को प्रोड्यूस करने वाले सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी। यानी जो हमने वाइब्रेटर रखा हुआ है, जिसने वाइब्रेट करके वेव्स प्रोड्यूस करनी है, जितनी फ्रीक्वेंसी इस वाइब्रेटर की होगी, जो प्रोड्यूस्ड वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी होगी, क्योंकि वेव्स की फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। वो डिपेंड करती है सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे। सो वेव्स की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, सिर्फ चेंज हो रही है तो स्पीड और फिर वेवलेंथ। अब हमने यहां पर दो रीजन्स बना लिए थे, एक हमारे पास डीप था, दूसरा शैलो। अब इन्हीं दो रीजन्स की मदद से हम जरा वेव की रिफ्रैक्शन की वजाहत करते हैं। मैं दोबारा से यहां पर यही रेक्टेंगुलर ट्रे ड्रॉ करता हूं, बनाता हूं, जिसमें मेरे पास दो रीजन्स होंगे, लेकिन अब रीजन्स को मैं जरा सेपरेट करूंगा एक और तरीका से। कैसे भला? रीजन्स को मैं इस तरह से सेपरेट करता हूं कि दोनों रीजन्स एक दूसरे के साथ एक खास एंगल पर लाई कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक दिस। मैं एक लाइन लगाता हूं, ये लाइन इन दोनों रीजन्स को कर रही है अलग अलग। ये मेरे पास दो रीजन्स हो गए, जिसमें ये मेरे पास डीप रीजन है, जबकि ये मेरे पास शैलो रीजन है। अब इसमें वेव्स आ रही हैं, जिनके वेव फ्रंट्स को मैं यू लाइंस की मदद से शो करता हूं। ये वेव फ्रंट्स हैं, ये मेरे पास डीप रीजन है, जस्ट लाइक दिस। जैसे ही ये वेव्स इस रीजन में एंटर होंगी तो इनकी जो डायरेक्शन है ना, वो चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ द वेव्स विल बी चेंज्ड। उस चेंज्ड डायरेक्शन को मैं इन वेव फ्रंट्स को बेंड करके शो कर रहा हूं। वेव फ्रंट्स हमारे जो हैं वो बेंड हो जाएंगे। अब इसमें देखें, वेव्स की ये जो डायरेक्शन चेंज होने का अमल है, फिनोमिना है, इसी को हम नाम दे देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। वेव्स की जो प्रॉपर डायरेक्शन थी उसको अगर मैं शो करूं तो वो ये थी। अब यहां से वेव्स की डायरेक्शन क्या हो गई है, ये हो गई है। अब अगर इस सरफेस के ऊपर मैं नॉर्मल ड्रा करूं, जिसने इन दोनों को अलग किया हुआ था, तो यहां आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, जबकि इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो आप लोगों के पास वेव्स की इस तरह से डायरेक्शन को चेंज कर लेना, ये जो फिनोमिना है, इसको हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स ट्रेवलिंग इन वन रीजन, जब वेव्स एक रीजन में से, एक मीडियम में से ट्रेवल कर रही होती हैं एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, और दूसरे मीडियम की सरफेस पर फॉल करती हैं, देन देयर डायरेक्शन इज चेंज्ड। उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और इसी डायरेक्शन के चेंज होने के अमल को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का। सो ये थी आप लोगों के पास वेव्स की रिफ्रैक्शन। आप लोग देख रहे हैं कि वेव्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है जब वो उन्होंने मूव किया है थ्रू अ डीप वाटर टू अ रीजन ऑफ शैलो वाटर। जब उन्होंने डीप वाटर से शैलो वाटर के रीजन में ट्रेवल करना शुरू किया है, यह आप लोगों के पास था एक बैरियर। तो आप लोगों के पास जो वेव्स हैं उनकी डायरेक्शन हो गई है चेंज। तो ये थी आप लोगों के पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिनोमिना की, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स की रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए अगेन हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं एक बैरियर, बल्कि एक की बजाय हम यहां पर दो बैरियर्स प्लेस करते हैं।
इस तरह से प्लेस करते हैं कि दोनों बैरियर्स के दरमियान हम एक स्पेस, एक खाली जगह छोड़ देते हैं, और वो जो स्पेस होती है वो हमने उतनी छोड़नी है जितनी वेव्स की वेवलेंथ, जो वेव्स यहां पर ट्रेवल कर रही होंगी ना, उनकी वेवलेंथ के इक्वल हमने इन दोनों जो हमारे पास बैरियर्स हैं इनके दरमियान हमने स्पेस छोड़ देनी है। अब होगा क्या, ये हमारे पास हैं प्लेन वेव फ्रंट्स, मैं शो कर रहा हूं उनको। जैसे ही ये वेव फ्रंट्स आके स्ट्राइक करते हैं इन ऑब्स्टेकल्स के साथ, ये जो हमने रुकावटें रखी हुई हैं, ये जो हमने बैरियर्स रखे हुए हैं, इनके साथ स्ट्राइक करती हैं, तो क्या होता है, जैसे इसमें से पास करती हैं तो आप लोग ऑब्जर्व ये करते हैं कि जो वेव्स हैं ना, जो प्लेन वेव फ्रंट्स थे वो ऑलमोस्ट सर्कुलर वेव फ्रंट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, मींस यू बेंड हो जाते हैं। इस तरह से वेव्स का बेंड होना, इसको हम नाम देते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का। क्या नाम देते हैं? डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ये हमारे पास थे बैरियर्स, ऑब्स्टेकल्स, और ये हमारे पास थे वेव फ्रंट्स, प्लेन वेव फ्रंट्स। इधर हमारे पास थे प्लेन वेव फ्रंट्स, और वो प्लेन वेव फ्रंट्स किस में चेंज हो गए हैं? सर्कुलर वेव फ्रंट्स में। ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर आप लोगों के पास वेव फ्रंट्स बन गए, तो इनको हम नाम देंगे सर्कुलर वेव फ्रंट्स का। मीन्स हमारी जो वेव्स हैं वो अब बेंड हो गई हैं अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। ये जो बेंडिंग है वेव्स की, इसी को हम नाम देते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज रिक्वायरमेंट है, जो मेन हमारे पास जो रिफ्रैक्शन के लिए जो शर्त है, अदरवाइज रिफ्रैक्शन नहीं होगी, वो ये है कि इन दोनों बैरियर्स के दरमियान ये जो स्पेसिंग है, ये वेव्स की वेवलेंथ के इक्वल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर स्पेसिंग ज्यादा होगी तो हम डाइफ्रैक्शन पैटर्न क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं इसी को जरा दोबारा से ड्रॉ करता हूं। मेरे पास दो ऑब्स्टेकल्स हैं, दो मेरे पास रुकावटें हैं, दो मेरे पास बैरियर्स हैं, लेकिन उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, वेव्स की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है। अब अगर यहां पर मैं इसी डाइफ्रैक्शन के पैटर्न को ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये थे वेव फ्रंट्स, अब क्या हुआ, यही वेव्स जब यहां से गुजरेंगी तो अब आप लोगों के पास जो आगे इमर्ज होने वाले वेव फ्रंट्स होंगे वो भी ऑलमोस्ट प्लेन होंगे। यानी यहां पर आप लोगों को उस तरह का पैटर्न नहीं मिलेगा, आप क्लियरली डाइफ्रैक्शन पैटर्न यहां ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मींस आपके पास जो नेक्स्ट वेव्स वहां से इमर्ज होंगी वो भी ऑलमोस्ट प्लेन शेप की होंगी। तो आपके पास ये जो दोनों स्लिट्स के दरमियान, दोनों बैरियर्स के दरमियान, दोनों ऑब्स्टेकल्स के दरमियान ये जो स्पेसिंग है ये कम होनी चाहिए, ये वेव्स की वेवलेंथ के इक्वल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा होगी तो वेव का डाइफ्रैक्शन पैटर्न क्लियरली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये था आप लोगों के पास डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो हमने रिपल टैंक की मदद से 3 फिनोमिनास को एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को, और फाइनली हमने डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को स्टडी किया है। यहां पर हमारा चैप्टर एंड हो गया है, इसके थ्योरी का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इस हवाले से कोई क्वेश्चन करना हो तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।